अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने कल एक्सेलरेशन तक जो चीज़ें थी, जो टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया था। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जाहिर सी बात है, मोशन से रिलेटेड। जब भी हम मैकेनिक्स वाला जो है वो ब्रांच पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो मैकेनिक्स में आप फिजिक्स में आगे कोई भी चैप्टर्स पढ़ें तो आपका जो है वो वास्ता पड़ता है स्पीड से, वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से। तो ये बड़ी बेसिक सी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस फिजिक्स में हर जगह पर, हर चैप्टर में अवेलेबल होती हैं। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट्स आपको हर जगह पर नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन के बाद यानी कि हम लोगों ने कल रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस किया था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, और उसके बाद हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इन दी एंड एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था। फॉर्मूला लिखे थे सारे, यूनिट्स लिखे थे सारे। ठीक है ना? इन सब चीजों को हम लोगों ने कल तक डिस्कस कर लिया था। अच्छा, एक्सेलरेशन को डिस्कस करने के बाद अब यहाँ पर हम थोड़े से ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। यानी कि हमारे पास दो किस्म के ग्राफ्स होते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और एक हमारे पास होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम दो किस्म के ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है? इसको हम डी टी ग्राफ भी कहते हैं, डी टी ग्राफ कह लो या एस टी ग्राफ कह लो, जो भी कह लो, इसको हम ये कहते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का सिंबल डी होता है। कट। डिस्प्लेसमेंट का डिम्बल जो है, सिंबल जो है वो डी भी होता है, और डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है वो एस भी होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को डी टी ग्राफ या इस ग्राफ को हम एस टी ग्राफ दोनों ही कह रहे होते हैं। ठीक है ना? ओके। तो अच्छा, अब यहाँ पर ग्राफ्स में हम डिस्कस क्या करने जाएंगे। हमारे पास हम यहाँ पर कोई चार पांच ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ग्राफ बनाना शुरू करता हूँ। सबसे पहला ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि एक होता है हमारे पास वाई एक्सिस, और एक हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। ठीक है? एक्स एक्सिस पर हमेशा जो है वैल्यूज रखी जाती है टाइम की। इस बात को ध्यान में रखिएगा, टाइम की वैल्यूज सेकंड में। ठीक है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा रखा जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये रूल होता है मैथमेटिक्स का, जब हम ग्राफिकल एनालिसिस को पढ़ रहे होते हैं तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हमेशा एक्स पर रहती है, और जो एक्स पर डिपेंड करने वाली होती है वो वाई पर रहती है। ठीक है ना? अब जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो हम यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज रखेंगे वो किसकी रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किस में होता है? मीटर्स में। यह आ गया एम। तो ये एक ऐसा ग्राफ हुआ जिसमें वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज, एक्स एक्सिस पर टाइम की वैल्यूज। तो फिर आप ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको यहां पर जो भी ग्राफ मिलेगा, जो भी लाइन मिलेगी, और उस मैथमेटिक्स में उस लाइन को बेसिकली हम कहते हैं स्लोप। तो यहां पर बनने वाला जो भी ग्राफ होगा वो हमें इंफॉर्मेशन देगा वेलोसिटी के बारे में। याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसमें बनने वाला जो भी ग्राफ होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है वेलोसिटी के बारे में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैं यहां पर जो है वो एक काम ही करता हूं, कुछ जो ग्राफ्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो मैं बना देता हूं, और इसके इसके बाद मैं आपको इन सब के अंदर डिफरेंसेस बताते रहता हूं, साथ साथ के डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है ना? जैसे एक ग्राफ मैंने आपके सामने ये बनाया, और इसी तरीके से एक ग्राफ हमारे पास, ग्राफ ही रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब dt। अब मैं dt लिख देता हूं, सिंबल लिख देता हूं ना, यानी कि अभी भी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये सेकंड ग्राफ हो गया। इसी तरीके से हमारे पास एक और बनेगा। इसको एस टी कर दो बोले, कभी डी से शो करते हैं, कभी एस से शो करते हैं, तो एस टी ग्राफ मतलब अभी भी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। या एक और ग्राफ बनाते हैं,
ठीक है, इसको आप कर दो m और इसको आप कर दो s, यानी कि मीटर सेकंड ग्राफ। मीटर सेकंड ग्राफ का मतलब मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्प्लेसमेंट का। और सेकंड किसका होता है? टाइम का। तो अभी भी क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास, अच्छा अभी मैं ग्राफ नहीं बना रहा, ग्राफ अभी बनेंगे, अभी सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि हाँ भाई जो नेचर है ग्राफ की वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और इसमें बनने वाला जो भी ग्राफ होगा वो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देगा, हमें बेसिकली जो बातें पता चलेंगी उस ग्राफ से, वो किसके बारे में पता चलेंगी? वेलोसिटी के बारे में पता चलती हैं, ठीक है ना। सो ये हमारे पास हो गया, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि आपको क्या पता, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर वैल्यू नजर आए या ग्राफ नजर आए कुछ इस तरीके से, ये देखें, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन नजर आए, ठीक है। क्या पता आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नजर आए। क्या पता आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नजर आए। क्या पता आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नजर आए। या फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन के अलावा भी बना के चेक करते हैं। ये रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या पता आपको स्ट्रेट लाइन नजर ना आए और आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आए। क्या पता आपको स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आए बल्कि आपको ग्राफ इस तरीके से नजर आए, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ ये ग्राफ्स बनाए। अब इन ग्राफ्स के नेचर को डिस्कस करते हैं। ये जो ब्लू कलर से मैंने जितने भी बनाए ना लाइंस, इनको हम बेसिकली मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में स्लोप कहते हैं। स्लोप, ये क्या है? ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप है, स्लोप है, स्लोप है, स्लोप है, इसको हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको स्लोप कहा जाता है। अब देखो हमें इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिलेगी? ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। ये जो स्लोप नजर आ रहा है आपको, स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे किसी भी एंगल के ऊपर, ये खुद बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी किसको? वेलोसिटी को। जितने भी स्लोप्स यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको ब्लू कलर से जो मैंने बनाए, वो सारे के सारे स्लोप्स रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी को। कब? जब ग्राफ का नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम। यानी कि वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम होना चाहिए, तो बनने वाला जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ यहां पर जो स्लोप बन रहा है, ये स्लोप क्या है, किस तरीके से, तो आप बोलेंगे ये जो स्लोप बन रहा है ये हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। ये वाला वर्टिकल बना हुआ है, ये वाला हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एंगल होता है 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। ये 0 डिग्री पर बना हुआ है और ये वाला 90 डिग्री पर बना हुआ है। ऐसा ही है ना, सिंपल सी बात है। तो याद रखिएगा, अगर स्लोप के थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो इस कंडीशन में खुद स्लोप की जो वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स के जरिए इसको प्रूव किया जाता है, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है यहां पर। हमें बस चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। वो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अगर स्लोप का एंगल 0 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि स्लोप की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। और अगर स्लोप की वैल्यू 0 हो तो क्योंकि ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ शो कर रहा है कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 है, यानी कि v 0 है। बॉडी रेस्ट में है, बॉडी एट रेस्ट। तो ये जो मैंने यहां पर पॉइंट्स लिखे ना, ये वाले पॉइंट्स जो लिखे, ये वाले पॉइंट्स जो लिखे, ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए। और फर्स्ट वाले ग्राफ में आपको स्लोप नजर आ रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप हॉरिजॉन्टल हो तो इसका मतलब एंगल 0 डिग्री होता है, तो स्लोप की वैल्यू 0 होती है। स्लोप अगर 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगी, क्योंकि स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो जो भी स्लोप की वैल्यू होगी एक्चुअली वही वेलोसिटी की वैल्यू होगी। तो यहां पर वेलोसिटी 0 है, और अगर वेलोसिटी 0 है इसका मतलब यह है कि बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी एट रेस्ट। आप चाहो तो यहां से चेक कर लो, देखो इस स्लोप की वैल्यू जो है वो पहले यहां पर थी और ये स्लोप इस तरीके से जा रहा है, एक्स एक्सिस पर जा रहा है, सिर्फ यूं यूं जा रहा है ना। अगर ये एक्स एक्सिस पर जा रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर कौन है? टाइम। इसका मतलब टाइम की वैल्यू तो चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, लेकिन ये स्लोप वाई पर मूव नहीं कर रहा। इसकी जो वैल्यूज है ना वाई वाली वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी इनिशियल वैल्यू वाई पर ये थी, यहां से स्टार्ट हो रहा है,
और इस स्लोप का फाइनल ये है, तो चेक कर लो इसका फाइनल भी y एक्सिस के ऊपर वही सेम वैल्यू है, ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस के ऊपर इनिशियल भी सेम थी और फाइनल भी उसकी वैल्यू सेम है। इसका मतलब y एक्सिस पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट एक ही रहा, बस टाइम चेंज होता गया, टाइम चेंज होता गया, टाइम चेंज हो, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट रुका हुआ है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। और अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी मूव नहीं कर रही, इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्लोप क्या बताता है, थीटा जीरो है, स्लोप की वैल्यू जीरो है, वेलोसिटी जीरो है और बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, सेकंड ग्राफ नंबर 2, यहां पर अगर मैं स्टार्ट करूं तो आप यहां लिखोगे कि यहां पर थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्रीज है। ठीक है, जाहिर सी बात है वर्टिकल है, 90 डिग्रीज है। और याद रखिएगा अगर थीटा 90 डिग्री होता है ना, तो जो स्लोप होता है, स्लोप की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। असल में जो स्लोप होता है ना, स्लोप का जो खुद का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है y ओवर एक्स, स्लोप का अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। चलो ये बता देता हूं मैं आपको, स्लोप का जो खुद का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है y ओवर एक्स, यानी कि आपने स्लोप की y वाली वैल्यूज को डिवाइड करनी होती है x वाली वैल्यूज से। जैसे यहां पर इसका y कुछ नहीं था, इसका y जीरो था और इसका सिर्फ x था, तो जब मैं जीरो को x से डिवाइड करूंगा तो आंसर भी जीरो आएगा, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई यहां पर। अब यहां की बात करें तो यहां पर इसकी y की वैल्यू है लेकिन इसकी x की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ वर्टिकल है ना, तो इसका मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ y है और x नहीं है, तो इसके लिए आप x की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे। जैसे यहां पर मैं सेकंड वाले के लिए अगर निकालना चाहें तो जैसे स्लोप इज इक्वल टू y ओवर x, तो इसका y तो है लेकिन इसका x जीरो है, इसकी x एक्सिस की वैल्यू नहीं है, तो अगर अपॉन में जीरो आ जाए ना भाई, तो मैथमेटिक्स ये बोलती है इसका आंसर हो जाता है इनफाइनाइट। डिवाइड में जीरो होने का मतलब आंसर इज इन्फिनिटी। ठीक है, इस वजह से मैंने लिखा था स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट है। और मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो भी वैल्यू स्लोप की होगी एक्चुअली वो वैल्यू वेलोसिटी की होगी। तो जैसे यहां पर स्लोप जीरो था तो यहां पर वेलोसिटी भी जीरो थी, तो अगर यहां पर स्लोप इनफाइनाइट है तो इसका मतलब ये शो कर रहा है इनफाइनाइट वेलोसिटी को, यानी कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहां पर, इनफाइनाइट। वेलोसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। हमारे जो काम की बात है ना, आपको जो याद रखनी काम की बात वो क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, आपने ये याद रखना है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। जैसे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है यहां पर, इनफाइनाइट है, ये याद रखना है। कि आपके सामने अगर ग्राफ बना हुआ आ जाए कि बताओ ये ग्राफ किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, तो आप टिक करेंगे जीरो पर। अगर ये वाला बना आ जाए बताओ वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, तो आप टिक करेंगे इनफाइनाइट वेलोसिटी पर। यानी कि टाइम चेंज नहीं हो रहा, इस बार टाइम फिक्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट कवर होता जा रहा है, वाई पर इसकी वैल्यूज चेंज होती जा रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करती जा रही है, कवर करती जा रही है, और उसके लिए टाइम रुका हुआ है। तो अगर टाइम रुक जाए, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला ग्राफ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, बाकी सारे पॉसिबल है, ये वाला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हम टाइम को रोक नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि टाइम चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जा रहा है। वाई पर जा रहा है ना, ये वाई पर कौन है, डिस्प्लेसमेंट, और एक्स पर टाइम है। वहां सिर्फ टाइम चेंज हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, यहां सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है और टाइम चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो जीरो वेलोसिटी और इनफाइनाइट वेलोसिटी, यहां की बात करते हैं। असल में अब ये वाला जो थीटा है ना, इस थीटा में अक्सर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बताओ चलो वहां थीटा क्या था, तो जीरो था, यहां थीटा क्या है, 90 है। यहां जब पूछा जाता है ना तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर यहां पर जो थीटा है वो है 45 डिग्रीज। तो आप को देखने में बता दिया आपने कि 45 डिग्रीज है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 40, मतलब एग्जैक्टली तो 45 नहीं हो सकता ना, इसको हम थोड़ा सा, इसको हम चाहें तो इसको हम थोड़ा सा इधर भी कर देते हैं, 45 से कम भी कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हैं। आप एंगल की वैल्यू नहीं बताएंगे यहाँ पर, वो तो चलो परफेक्टली था, वो तो था ही जीरो, वो तो था ही 90 डिग्रीज, ये परफेक्टली नहीं है, इसको आप 45 डिग्रीज नहीं बोलेंगे, इसको आप ये बोलेंगे यहां पर जो थीटा की वैल्यू है ना वो है कांस्टेंट। ये जिस एंगल पर बना हुआ है ना, ये एंगल कांस्टेंट है। अब ये एंगल कांस्टेंट कैसे है, असल में आप इसका स्टार्टिंग एंगल चेक करें, इसका स्टार्टिंग एंगल फॉर एग्जांपल आपने नोट किया और आपने बोला कि स्टार्टिंग में इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज फॉर एग्जांपल। अब आप इसका किसी भी पॉइंट पर एंगल निकालना है, हर पॉइंट पर एंगल इसका 30 डिग्री आएगा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ करें एक्स एक्सिस, आप यहां पर भी एंगल निकालें तो कितना आएगा 30 डिग्रीज। आप इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस ड्रॉ करें, अभी भी यहां पर एंगल निकालो, अभी भी कितना आएगा 30 डिग्रीज। यानी कि ये एक ऐसी लाइन है कि इस लाइन का आप किसी भी पॉइंट पर एंगल निकाल लो, एंगल चेंज नहीं होगा, हर पॉइंट पर एंगल सेम आएगा। तो अगर एंगल सेम है तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो ऐसी लाइन जो बनती है स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइन वो क्या शो करती है, स्ट्रेट लाइन ऐसी जो होती है ना, इंक्लाइंड होती है, इंक्लाइंड। इस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं कि ये शो कर रहा है कि थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, दोबारा बना दूं, सही है। इसका मतलब यहां पर थीटा कांस्टेंट है, 45 नहीं भूलिएगा, थीटा क्या है, थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट भी है और साथ साथ जो थीटा की वैल्यू है ना वो लेस देन 90 डिग्रीज है, ये भी याद रखिएगा। है तो कांस्टेंट, लेकिन आप चेक करो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 90 डिग्री से इस तरफ है, तो इस तरफ होने का मतलब क्या, 90 डिग्री से इसका एंगल हमेशा कम होगा। तो है तो कांस्टेंट लेकिन 90 डिग्री से कम। तो क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, बताओ इस स्लोप के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो आप बोलेंगे कि ये जो स्लोप है इसका एंगल कांस्टेंट है और दूसरी बात इसका एंगल 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और अगर ऐसा हो तो याद रखिएगा जो स्लोप होता है वो हो जाता है पॉजिटिव कांस्टेंट। फिर ऐसे स्लोप को हम कहते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव कांस्टेंट। और अगर स्लोप की जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू वेलोसिटी की होगी। इसका मतलब ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि यहां जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव कांस्टेंट होगी। पॉजिटिव याद रखो ना रखो, कांस्टेंट याद रख लेना। वहां वेलोसिटी नहीं है, जीरो है। इस वाले ग्राफ के मुताबिक वेलोसिटी इनफाइनाइट है और इस वाले ग्राफ के मुताबिक वेलोसिटी कांस्टेंट है, बिकॉज एंगल कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। और पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं, पॉजिटिव सिर्फ इस वजह से आ रहा है क्योंकि इसका जो एंगल है ना वो 90 डिग्री से कम। तो अगर एंगल 90 डिग्री से कम बनता है ना तो स्लोप की वैल्यू होती तो कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव में आती है, पॉजिटिव में आती है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव कांस्टेंट। इसकी बात करें, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो इंक्लाइन पर है ना, और इसका जो एंगल है वो भी कांस्टेंट है, इसका जो थीटा है इसका थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप बोलेंगे सर कैसे इसका थीटा कांस्टेंट है, तो जैसे मैंने आपको उसका बताया था तो उसका भी चेक कर लो भले। आप यहां पर इसका एंगल निकालें, ये वाला एंगल, और आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। वहां जो लाइन थी वो स्ट्रेट लाइन इस तरफ थी तो एंगल 90 डिग्री से कम था। यहां ये वाली जो लाइन है ये इस तरफ गिरी हुई है, इस तरफ, तो इसका मतलब इसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, ज्यादा। तो यहां पर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये मेजर किया और आपको पता चला कि एंगल आ रहा है 80 डिग्रीज, अब आप कहीं पर भी मेजर कर लो, यहां पर लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस बनाओ, जब ये निकालोगे ये भी 80 डिग्रीज आएगा। फिर यहां पर बना लो एक्स एक्सिस, ये निकालोगे तो ये भी 80 डिग्रीज आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब इस लाइन का थीटा भी कांस्टेंट है लेकिन इस लाइन का जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। इन दोनों ग्राफ्स के अंदर एक बात कॉमन है, दोनों के दोनों का जो एंगल है वो कांस्टेंट है। दोनों क्या शो कर रहे हैं, स्लोप क्या शो कर रहा है, स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है। दोनों क्या शो करेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। बस इतना फर्क है कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और एक नेगेटिव कांस्टेंट है। अगर स्ट्रेट लाइन का एंगल 90 डिग्री से कम हो, स्लोप इस तरफ हो, तो वो पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, और अगर स्लोप 90 डिग्री से इस तरफ हो तो वो नेगेटिव कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो थीटा कांस्टेंट तो है लेकिन साथ साथ थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है, और अगर ग्रेटर देन 90 डिग्रीज हो तो स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट होता है, नेगेटिव कांस्टेंट। और अगर स्लोप की वैल्यू जो भी आती है फिर वही वैल्यू जो होती है वो वेलोसिटी की भी होती है। ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो वेलोसिटी को, जो सेकंड ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनफाइनाइट वेलोसिटी को। अच्छा, सेकंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सेकंड वाले को स्किप भी कर सकते हो इस वाले लेवल के ऊपर। ठीक है ना, जो थर्ड वाला ग्राफ है वो शो कर रहा है, थर्ड और फोर्थ ये दोनों ग्राफ शो कर रहे हैं
कांस्टेंट वेलोसिटी को। लेकिन बस फर्क कितना है कि एक में एंगल जो है वो लेस देन 90 है और एक में जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है। अगर एंगल लेस देन 90 हो तो वो पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, और अगर एंगल ग्रेटर देन 90 हो तो वो नेगेटिव कांस्टेंट होता है। ठीक है, अच्छा चलो अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ में आपको एक बात कॉमन नजर आ रही है, ये स्ट्रेट नहीं है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे वो सारे के सारे स्ट्रेट थे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट, वर्टिकल स्ट्रेट, इंक्लाइंड स्ट्रेट, इंक्लाइंड स्ट्रेट। ठीक है ना, ये स्ट्रेट थे। बस ये वाला स्ट्रेट नहीं है और ये वाला भी स्ट्रेट नहीं है ना। अच्छा, ये जो है ना, इसके बारे में एक बात ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर इस किस्म का ग्राफ बना हुआ है तो ये शो करता है कि जो थीटा है वो इंक्रीजिंग है। यहां जो थीटा की वैल्यू है ना वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है। शुरू में यहां पर जो आप एंगल निकालोगे, ये देखो, यहां जो एंगल निकालोगे वो कम होगा। फिर आप किसी और पॉइंट पर जाकर एंगल निकालोगे, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। फिर आप और ज्यादा आगे जाके निकालोगे तो वो एंगल और ज्यादा बढ़ जाएगा, और आगे निकालोगे तो ये एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा थीटा जो है वो थीटा ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो ये लाइन शो कर रही है कि थीटा इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। और याद रखिएगा, अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब स्लोप की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, स्लोप भी इंक्रीज हो रहा है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो स्लोप की इंफॉर्मेशन होगी वही वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन होगी। इसका मतलब ये वाला ग्राफ शो कर रहा है इंक्रीजिंग वेलोसिटी को, इंक्रीजिंग वेलोसिटी को, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, असल में आप लोगों ने ये चीज याद रखनी होती है, ये वाली चीज वेलोसिटी के बारे में क्या है वो याद रखना। जैसे यहां पर वेलोसिटी क्या है ये याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर वेलोसिटी क्या है ये याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को चेक करके बताना है। यहां पर वेलोसिटी क्या है ये वाली चीज याद रखोगे, जीरो है। यहां वेलोसिटी क्या थी ये याद रखोगे कि वेलोसिटी इनफाइनाइट थी। इसको आप, मैं दोबारा बता रहा हूं, स्किप कर सकते हो, ये आपके इसमें नहीं होगा। ठीक है, बाकी जरूर है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी के बारे में। ठीक है ना। अच्छा, सबसे लास्ट वाला जो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, अगर ग्राफ इस तरीके से बैंड हो रहा है, इस तरीके से बैंड हो रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे बैंड हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर ग्राफ इस तरीके से नीचे की तरफ बैंड हो रहा है, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल की तरफ बैंड हो रहा है ना, ऐसे जैसे ये वाला, तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वहां थीटा टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, यहां पर जो थीटा है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब स्लोप डिक्रीज होगा, स्लोप की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी। और अगर स्लोप डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ये ग्राफ शो कर रहा है कि टाइम के साथ साथ बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफिकल एनालिसिस होती है मोशन के बारे में। और ये हमने अभी इसका पहला पार्ट पढ़ा है। पहला पार्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, ग्राफ्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और जब भी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो बनने वाला जो भी स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जितने भी मैंने यहां पर बॉक्स में पॉइंट्स लिखे हैं वो किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। इसको देखोगे फौरन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे फौरन समझ जाना वेलोसिटी जीरो है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वर्टिकल लाइन देखो समझ जाना वेलोसिटी इनफाइनाइट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन देखो ऐसे इंक्लिनेशन के ऊपर, फौरन समझ जाना वेलोसिटी कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर अगेन स्ट्रेट लाइन देखो ऐसे इंक्लाइन पर, फौरन समझ जाना वेलोसिटी अभी भी कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर इस तरीके से इंक्रीजिंग कर्व देखो, फौरन समझ जाना वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर इस किस्म का कर्व देखो तो फौरन समझ जाना कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बनने वाला जो स्लोप होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मुझे इसके अंदर बस माइनर से चेंजिंग्स करनी है, तो फिर वो हमारे पास दूसरा वाला ग्राफ बन जाएगा और उसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बनने वाला स्लोप जो होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है वेलोसिटी के बारे में। बार बार बता रहा हूं, ठीक है। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम से बनती है वेलोसिटी, तो हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया। और हमें पता है वेलोसिटी टाइम से बनती है एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, यानी कि जिसमें वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बल्कि वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है ना, यहां आ जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां डी नहीं होगा, अब यहां पर आ जाएगा वी, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगेन यहां पर एस नहीं होगा, यहां पर होगा वी, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहां पर मीटर नहीं होगा, बल्कि यहां पर होगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। अगेन यहां पर डी नहीं होगा, यहां पर होगा वी, यहां पर डी नहीं होगा, यहां पर होगा वी। यानी कि अब सारे के सारे ग्राफ कौन से बन गए, वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ना, तो याद रखिएगा बनने वाला जो स्लोप होगा, अब हमें वो स्लोप इंफॉर्मेशन देगा एक्सेलरेशन के बारे में। डी टी ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वेलोसिटी के बारे में, स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी का होता है। और ए टी ग्राफ में जो स्लोप होता है, सॉरी वी टी ग्राफ में जो स्लोप होता है वो किसके बारे में होता है, एक्सेलरेशन के बारे में। हर पॉइंट सेम रहेगा, हर पॉइंट सेम रहेगा, बस जहां जहां वेलोसिटी लिखा हुआ है ना उसकी जगह पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्योंकि अब ये जो स्लोप है ये वेलोसिटी के बारे में नहीं बता रहा, ये किसके बारे में बता रहा है, एक्सेलरेशन के बारे में। बस कितना काम आसान हो जाएगा हमारा ना। इसका मतलब आपने सारे ग्राफ्स को डिस्कस नहीं करना, बस आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को अगर अच्छे तरीके से याद कर लिया तो वीटी ग्राफ आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो भाई वीटी ग्राफ में बनने वाली जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है वो ये शो करती है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर बनने वाली या मिलने वाली जो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है वो ये शो करती है कि वेलोसिटी नहीं बल्कि एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन इज इनफाइनाइट। इसी तरीके से वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन पर हो अगर, तो वो शो करती है कि वेलोसिटी नहीं बल्कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है ना, वेलोसिटी नहीं बल्कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ए इज इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव का मैं आपको बता चुका हूं, ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि हाँ हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन इस तरफ हो तो वो पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए होता है, और अगर स्ट्रेट लाइन इस तरफ हो तो वो नेगेटिव कांस्टेंट के लिए होता है, बस। वरना है दोनों कांस्टेंट के लिए। ये भी ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ में, ये स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, और वीटी ग्राफ के अंदर ये स्ट्रेट लाइन भी किसके लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो यहां पर वेलोसिटी हम हटा देंगे, इसकी जगह पे हम लगा देंगे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बस नेगेटिव लगा हुआ है क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। अगेन वहां लिखा था हमने इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अब हम लिखेंगे यहां पर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इतना सा फर्क आया बस, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, और यहां हम लिखेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। हो गया काम आसान। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ्स होते हैं। हम लोगों ने 6 ग्राफ्स जो हैं वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के पढ़े, और जो 6 ग्राफ्स हैं वो हमने वीटी ग्राफ के पढ़े। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो वीटी ग्राफ के ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाएंगे।
सही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और टॉपिक हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वेरी फेमस लॉज इन फिजिक्स। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमारे पास तीन लॉज आ जाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अच्छा भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट द फोर्स, इनर्शिया, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन। इसी के बारे में हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, ऐसा ही है ना? क्या पढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग? हम कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपनी मोशन को स्ट्रेट लाइन में हमेशा कंटिन्यू रखेगा। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी पर एक्ट ना कर जाए। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो हमेशा रुका ही रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। इसका मतलब वो खुद से रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता। इसका मतलब तो यही है ना भाई, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा ही रेस्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद से रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता। उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए एक चीज चाहिए, और वो क्या? एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, करता रहेगा। वो खुद से ना तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ना वो मोशन से रेस्ट में आ सकता है। कौन लाएगा? फोर्स लाएगी। ठीक है, तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फोर्स का, कि हमारे पास जो बॉडी पर जो फोर्स होती है, फोर्स का बेसिकली काम होता है कि वो बॉडीज की स्टेट्स को चेंज करती है। स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लाने का काम फोर्स का, या स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट में लाने का जो काम है वो भी फोर्स का। ठीक है ना, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा फोर्स का। इसी तरीके से अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, तो उसको हमेशा रेस्ट में रखने के लिए भी तो कोई ना कोई चीज चाहिए ना। तो वो उस बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपनी एक टेंडेंसी होती है, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, है ना? तो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो हमेशा ही रेस्ट में रह रहा है, तो वो हमेशा खुद नहीं रह रहा, वो उस बॉडी की प्रॉपर्टी की वजह से, वो बॉडी की टेंडेंसी की वजह से रह रहा है, जिसका नाम होता है इनर्शिया। और अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू रख रहा है, वो खुद से डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहा, वो खुद से मोशन से रेस्ट में नहीं आ पा रहा, तो उसकी मोशन को कंटिन्यू रखने वाली भी वही सेम प्रॉपर्टी, जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। फोर्स को हम डिस्कस करते हैं, हम इनर्शिया को डिस्कस कर रहे होते हैं, और इन चीजों को कवर करो तो हमारी स्टेटमेंट बन जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ऑब्जेक्ट खुद से अपनी स्टेट्स को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इस बात को यहां पर हम लिख देते हैं कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest, or an object in motion will continue its motion या यूनिफॉर्म मोशन in a straight line, in a straight line। कब तक? अभी इस वाले पॉइंट्स में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा।
अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन को स्ट्रेट लाइन में हमेशा कंटिन्यू रखेगा। अब आगे हमें ये लिखना है कि भाई कब तक ये बॉडीज अपनी स्टेट्स को मेंटेन कब तक रखती हैं। ये जब तक रख पाती हैं जब तक उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है तो स्टेट चेंज हो जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। सो अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स, ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से हमें डेफिनेशन मिलती है दो कॉन्सेप्ट्स की। एक हमें डेफिनेशन मिलती है फोर्स की और दूसरी हमें डेफिनेशन मिलती है इनर्शिया की। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हमेशा रह रहा है तो उस बॉडी को हमेशा रेस्ट में रखने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी होती है। उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट मुस्तकिल मूव हो रहा है और अगर उस बॉडी को मतलब बॉडी वो मूव कर रही है तो उस बॉडी को हमेशा मोशन में रखने वाली भी अगेन उस बॉडी की प्रॉपर्टी ही होती है जिसका नाम होता है इनर्शिया, ठीक है ना। जैसे अर्थ है, अर्थ जो है वो सन को रिवॉल्व कर रही है ना। अर्थ में अब इंजन वगैरह या कोई ड्राइवर तो नहीं बैठा हुआ जो अर्थ को रिवॉल्व करवा रहा है, या सन के बीच में कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो पकड़ के घुमा रहा है अर्थ को, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अर्थ की एक दफा जो मोशन स्टार्ट हुई, वो जब भी स्टार्ट हुई हो बिग बैंग के बाद या हमारे सोलर सिस्टम बनने के बाद, तो वो जो जब से स्टार्ट हुई थी मोशन, हमारा प्लेनेट जो है वो बस उसी मोशन को कंटिन्यू किया हुआ है ना। उसी मोशन को कंटिन्यू रखा हुआ है, ना वो कम होता जा रहा है ना वो बढ़ता जा रहा है ना वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। हाँ, डायरेक्शन तो बेसिकली चेंज हो रही है क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। वो डायरेक्शन की बात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्या, बस वो मूव किए जा रहा है, रुक नहीं रहा, मूव किए जा रहा है, ठीक है ना। कैसे रुकेगा? कोई फोर्स हो, कोई बहुत एक्सटर्नल कोई बहुत बड़ी फोर्स हो जो कि अर्थ पर अप्लाई की जाए, तो जाके वो अर्थ अपनी मोशन को जो है वो डिसकंटिन्यू करेगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट्स अपनी स्टेट्स को जो मेंटेन कर पाते हैं वो एक प्रॉपर्टी की वजह से मेंटेन कर पाते हैं, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तो यहां से हमें दो कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, एक इनर्शिया का और दूसरा फोर्स का। दोनों कॉन्सेप्ट्स हम यहां पर लिख देते हैं। इनर्शिया, द नेचुरल टेंडेंसी of a body due to which, नेचुरल टेंडेंसी कह लो या नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी कह लो, ये प्रॉपर्टी होती है बॉडी की ना, हर बॉडी के पास होती है। जिसका मास होता है उसके पास इनर्शिया होता है, ठीक है ना। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, इज कॉल्ड इनर्शिया। ये इनर्शिया की डेफिनेशन है। किसी भी बॉडी की वो नेचुरल प्रॉपर्टी जो हर बॉडी के पास होती है, जिसका मास होता है उसके पास इनर्शिया होता है, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्ट करती हो, ओपोज करती हो। मतलब अगर फोर्स लग रही हो और फोर्स का काम हो कि उसको रेस्ट से मोशन में लेकर आया जाए, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका मकसद ये होता है कि अगर रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में रहे, रेस्ट से मोशन में ना जाए। तो रेस्ट से मोशन में ना जाने के लिए जो रेजिस्ट करेगी ना प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। या जैसे फॉर एग्जांपल, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कार में बैठे हुए हैं और कार जो है वो एक स्पीड से जा रही थी, और अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक सप्लाई किए और हमें झटका लगा हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी आगे की तरफ गई। तो ये जो बॉडी आगे की तरफ गई, ये कौन लेकर गया? ये हमारी बॉडी का इनर्शिया लेकर गया, क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन से जा रहे थे, अचानक से ब्रेक अप्लाई किए गए। तो क्या हुआ कि हमारी बॉडी ने तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, हमारी बॉडी के इनर्शिया ने तो एक्सेप्ट नहीं किया। वो चाह रही थी अगर मूव कर रहे थे तो हम मूव करते रहते,
तो वो जो आपको झटका लगता है, आप आगे की तरफ जाते हैं, एक्चुअली वो आपकी बॉडी का इनर्शिया होता है जो आपको आगे की तरफ लेकर जा रहा होता है। उसका मकसद होता है, वो चाह रहा होता है कि बॉडी मूव करती रहे, लेकिन आप अचानक से फोर्स अप्लाई करते हैं और अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं और बचा लेते हैं। ठीक है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से आप अपने अपने आप को मोशन से रेस्ट में लेकर आ गए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब, इस प्रॉपर्टी का बस एक काम होता है, अगर रेस्ट से मोशन में जा रहा होगा कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको रेस्ट से मोशन में जाने से रोकेगी, या मोशन से रेस्ट में जा रहा होगा तो अगेन मोशन से रेस्ट में जाने से रोकेगी, ये वाली प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। ठीक है ना। और याद रखिएगा, इनर्शिया बेसिकली डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर। ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होता है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया, अगर मास नहीं तो इनर्शिया नहीं। सिंपल। ठीक है। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा, सिर्फ मास के अलावा किसी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। ना ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ना ये स्पीड पे डिपेंड करेगा, ना ये फोर्स पे डिपेंड करेगा, ना ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, किसी भी चीज पर नहीं, सिर्फ मास पर। ठीक है। इसी वजह से अक्सर हम कहते हैं कि अगर आपने इनर्शिया को मेजर भी करना हो तो आप किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, हालांकि ये कोई क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया इज नॉट अ क्वांटिटी, इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी। इनर्शिया इज नॉट अ क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको मेजर नहीं किया जाता। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, सिर्फ एक टेंडेंसी है। इसका बस एक छोटा सा काम है, स्टेट को मेंटेन करना बस। अगर रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना, अगर मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखना, बस इसका बस इतना काम है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। इनर्शिया इज नॉट अ क्वांटिटी बट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन हमें यहां से क्या मिलती है, फोर्स के बारे में। इनर्शिया के काम, स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना, जबकि फोर्स का काम चेंज करना। यानी कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स का काम होता है, फोर्स का मकसद होता है कि स्टेट ऑफ रेस्ट से बॉडी को स्टेट ऑफ मोशन में लाया जाए, या अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया जाए। ठीक है ना। मोशन से या तो रेस्ट में लाया जाए, या अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म बना दिया जाए, मतलब मोशन में तब्दीली लेकर आ जाए। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका मकसद होगा उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, मतलब बिगाड़ लाने के लिए। फोर्स बिगाड़ लाने का मतलब ये है कि वो चाहता है कि चीज मेंटेन ना रहे। फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका मकसद ये होगा कि जो है कुछ भी हो वो चेंज हो जाए बस। ठीक है ना। तो फोर्स is an agent which changes or tries to change। ठीक है। फोर्स एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा एजेंट होता है जिसका काम होता है चेंज करना, या कम से कम इसका काम होता है ट्राई करना, ट्राइज टू चेंज। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई करूं और ये सोचूं कि मैं दीवार को स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लेकर आऊंगा, तो फिर तो मेरी भूल है ना ये। तो एटलीस्ट मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद, फोर्स का मकसद क्या है कि चलो कोशिश करते हैं इसको मूव करने की। तो या तो फोर्स मूव कर देती है यानी कि स्टेट को चेंज कर देती है, या उसका एटलीस्ट मकसद होता है चेंज करना। अगर तो इनफ हुई तो वो चेंज कर देगी स्टेट को, रेस्ट से मोशन में ला देगी, मोशन से रेस्ट में ला देगी। लेकिन अगर इनफ नहीं हुई तो एटलीस्ट उसने ट्राई किया। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी तरफ बॉल आ रही है, किसी ने बॉल थ्रो की और बॉल आ रही है, मैंने बॉल को कैच किया और उसको रोक दिया, तो मैंने फोर्स अप्लाई करी और मेरी फोर्स ने उस बॉल को मोशन से रेस्ट में ला दिया। लेकिन अगर वही बॉल की जगह पे फॉर एग्जाम्पल सामने से कोई व्हीकल आ रही हो, बड़ी हैवी ट्रक आ रहा है मूव करता हुआ, और मैं सोचूं मैंने बॉल को भी रोक दिया था, मैं ट्रक को भी रोक दूंगा, तो ये भी मेरी भूल है ना, जाहिर सी बात है। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल फोर्स अप्लाई करता भी हूं
तो यहां पर मकसद ये होगा कि चलो रोकने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन रोक नहीं पाऊंगा। तो दो बातें हैं, या तो फोर्स अगर इनफ हो तो चेंज कर देती है, और अगर इनफ नहीं है तो एटलीस्ट वो ट्राई करती है। तो चेंजेस या ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें मिलते हैं किससे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमें इस वाले लॉ से मिलता है, इस वजह से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है ना। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि बताओ लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा है, तो आप बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। सही है। यह हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। हर वो ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। कौन रखेगा उसको रेस्ट में, इनर्शिया। हर वो ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन को स्ट्रेट लाइन में हमेशा कंटिन्यू रखेगा। कौन रखेगा कंटिन्यू, उस बॉडी का इनर्शिया। ठीक है ना, उस बॉडी का इनर्शिया। लेकिन उस इनर्शिया के ओपोजिट एक ऐसी चीज आएगी जो उसको मेंटेन करने से रोकेगी, और वो चीज क्या है, फोर्स। तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिएगा, फिर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं। वो पूछना कहाँ है, एक मिनट रुकना जल्दी। ठीक है। अच्छा भाई, इसी तरीके से हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, और हमें पता है कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है बेसिकली ये होता है एक्सेलरेशन के बारे में। ऐसा ही। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये हमारे पास एक्सेलरेशन के बारे में होता है। ठीक है ना। तो इसकी हेडिंग हम चेंज कर देते हैं, फर्स्ट लॉ की जगह हम लिख देते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स की वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है ना, ये मेन बात है। और उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, पहली बात वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है, और दूसरी बात उसका मैग्नीट्यूड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। पहली बात, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है। कहां चले गए, भूल नहीं गए। हाँ। सबसे पहले यहां से लिखते हैं, व्हेन अ फोर्स when a force is applied on a body, it produces acceleration.
सबसे पहली बात, ठीक है, कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मार्कर है, ये मार्कर अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, रुका हुआ है। मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं तो अब ये मूव करता हुआ जा रहा है, देखें ये मूव कर रहा है, तो इसकी अब वेलोसिटी है। तो पहले ये रुका हुआ था, इसकी वेलोसिटी जीरो थी, और अब फोर्स अप्लाई करने के बाद इसने वेलोसिटी को गेन कर लिया, अब इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो गई, तो वेलोसिटी में चेंज आया ना। और वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसका काम होता है बॉडी में एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना। फोर्स के बगैर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, सही है ना। विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अच्छा, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। अब दूसरी बात, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है। यानी कि अगर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी नॉर्थ की तरफ होगी। अगर फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन को फॉलो करती है, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ एक्सेलरेशन। ये दूसरी बात, कंटिन्यू करता हूं। एक्सेलरेशन विच is in the direction of applied force, which is in the direction of applied force, ठीक है। ये हो गई दूसरी बात। पहली बात क्या, फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। दूसरी बात क्या, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। अब आती है तीसरी बात, उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किन चीजों पर डिपेंड करेगा, इस बात को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो एक्सेलरेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये भी स्टेटमेंट का हिस्सा है। अभी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, स्टेटमेंट अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी स्टेटमेंट को हम कंप्लीट लिखेंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो सिचुएशंस हैं या दो केसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केस वन और केस टू, ठीक है। ये हमारे पास दो केसेस हैं। केस नंबर वन में हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये रही फर्स्ट बॉडी और ये रही सेकंड बॉडी, ठीक है। और इन दोनों बॉडीज का मास सेम है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसका मास अगर m है तो इसका मास भी m ही है, मास सेम है। अच्छा, इन दोनों बॉडीज पर फोर्स अप्लाई की जा रही है, इस पर फोर्स अप्लाई की जा रही है इस डायरेक्शन में F, इसको हम कह देते हैं F1, और इस बॉडी पर भी फोर्स अप्लाई की जा रही है इसी डायरेक्शन में, और इसको हम कह देते हैं F2, ठीक है। अच्छा, क्या दोनों के मासेस सेम है, दोनों पर फोर्स एक्ट की जा रही है, लेकिन फर्क इतना है कि आपको एरो से नजर आ रहा है कि एक फोर्स की वैल्यू कम है, दूसरी वाली फोर्स की वैल्यू ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, इस वाली बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रही है 2 न्यूटन और इस वाली बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रही है 3 न्यूटन। एक पर ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है और एक पर कम फोर्स अप्लाई हो रही है। एक्सेलरेशन दोनों में प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन इसमें भी प्रोड्यूस होगी और एक्सेलरेशन इसमें भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन जिस बॉडी पर ज्यादा फोर्स लग रही है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जिस पर कम फोर्स लग रही है उस पर एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है डायरेक्टली फोर्स की वैल्यू पर। ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स, ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन। ऐसे ही है, ज्यादा फोर्स तो ज्यादा एक्सेलरेशन। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि अगर F2 की वैल्यू ज्यादा है और इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी इसको हम कहेंगे A2, और यहां जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे A1। तो आप बोलोगे क्योंकि F2 जो है वो F1 से ज्यादा है, हेंस जो A2 होगा वो A1 से ज्यादा होगा, सही है ना। ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस, हमारे पास दो बॉडीज हैं, ये रही हमारे पास फर्स्ट बॉडी और ये रही हमारे पास सेकंड बॉडी। सेम नहीं बनाया मैंने, फर्क नजर आ रहा होगा। इसका मास m1 और इसका मास m2,
फर्क नजर आ रहा है? एक लाइटर है, दूसरी हैवियर है, दोनों पर फोर्स एक्ट की जा रही है। इस पर भी एफ और इस पर भी एफ। 1 2 क्यों नहीं लिखा मैंने एफ के साथ? क्योंकि इस बार दोनों पर सेम फोर्स एक्ट की जा रही है। यहां एम के साथ 1 2 नहीं था, मतलब मासेस सेम थे, लेकिन फोर्स मुख्तलिफ थी, फोर्स डिफरेंट थी, एक कम एक ज्यादा। यहां पर मासेस के साथ M1 M2 लिखा, मतलब मासेस अलग अलग है, एक लाइटर एक हैवियर। लेकिन एफ के साथ आपने 1 2 नहीं लिखा, मतलब फोर्स सेम है। अब आप मुझे बताएं, अगर सेम फोर्स, एक ही वैल्यू की वाली फोर्स दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर लगे, एक हल्का हो और एक भारी हो, तो उस फोर्स की वजह से, उस सेम फोर्स की वजह से कौन सा वाला ऑब्जेक्ट इजीली एक्सेलरेट कर सकता है, ज्यादा एक्सेलरेट कर सकता है? तो जवाब होगा जो हल्का है, जो लाइटर है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होता है, उसमें एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और जिसका मास जितना ज्यादा होता है, उसमें एक्सेलरेशन उतनी कम प्रोड्यूस होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दोनों बॉडीज पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो याद रखिएगा इस हल्की वाली बॉडी में एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, और इस हैवियर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी। ठीक है? तो यहां से हमें ये पता चलता है कि ये वाले, इस वाले केस से हमें पता चलता है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस वाले केस से हमें ये पता चल रहा है कि देखो, M1 जो था वो लेस देन है M2 से, बना हुआ है, यानी कि M1 लाइटर है, M2 हैवियर है। तो A1 जो है वो ग्रेटर होगा A2 से। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने। अगर ये लाइटर है तो इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा, अगर ये हैवियर है तो इसमें एक्सेलरेशन कम। लेकिन कब? जब फोर्स सेम एक्ट करेगी। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हमें पता चला, इन दो केसेस से हमें पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक अप्लाइड फोर्स पर, और कैसे डायरेक्टली, और एक ऑब्जेक्ट के मास पर, और कैसे इनवर्सली। अब कंटिन्यू करते हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज, सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of body. ठीक है? नाउ द स्टेटमेंट इज कंप्लीट। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीट है, पूरा हो गया, 3 पार्ट्स में डिस्कस किया। फोर्स अप्लाई करोगे, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, पहला पार्ट। वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है, दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में आपने बताया कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फोर्स के डायरेक्टली होती है और मास के इनवर्सली होती है। ये आ गया इसका तीसरा पार्ट। ठीक है ना? तो अब देखें, यही जो लिखा हुआ है इसको हम कह देते हैं रिलेशन 1 और रिलेशन नंबर 2। अब जैसे ये जो लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, इसको हम कह देते हैं रिलेशन नंबर 1, और इसको हम कह देते हैं रिलेशन नंबर 2। और जब आप इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करेंगे, बाय कंबाइनिंग बोथ रिलेशंस, जब आप कंबाइन करेंगे तो आप लिखेंगे कि ए जो है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली एफ के, और इनवर्सली है एम के। पहले अलग 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 लिखा, और अब आपने एक साथ लिख दिया दोनों को। एफ ऊपर आ रहा है, एम अपॉन में आ रहा है। इस साइन को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आता है, तो इधर आ जाएगा कांस्टेंट के और एफ अपॉन एम, अभी भी सेम है। यहां जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और 1 हम लिखते नहीं है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, है ना? ये फॉर्मूला बचेगा। और उसके बाद फिर हमारे पास एफ का फॉर्मूला बन जाएगा एम ए। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ए का फॉर्मूला क्या बनेगा?
एफ बाय एम, ये बन गया फॉर्मूला, और एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. नाउ दिस इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. और यहां से आपको फोर्स की एक डेफिनेशन और भी नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन. फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन. क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मींस जो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो. जैसे कैसे रीड करोगे, द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई होने को प्रोडक्ट कहते हैं ना. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स. ये फोर्स की डेफिनेशन है. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है. और इस वाले लॉ के अंदर हमने मेनली जो डिस्कस किया वो एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया. एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मेनली किसको डिस्कस किया, एक्सेलरेशन को. इस वजह से इस सेकंड लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है. लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. फोर्स का एस आई यूनिट निकालना चाहें तो हम यहां से निकालते हैं. एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज, तो भाई एफ का यूनिट निकलेगा फॉर्मूला से, और फॉर्मूले में मुझे दो चीजें नजर आ रही हैं, एक मास और एक ए अपना. मास का यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो साथ में लिख दोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसका जो पहला यूनिट होता है ना, जो बेसिक यूनिट है फोर्स का एस आई, वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और फिर इसको हम बराबर रखते हैं किसके, न्यूटन के. न्यूटन, कैपिटल एन. ठीक है. सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन. is also called law of acceleration.
ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके साथ हमारे पास जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आता है, जो एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में है। अच्छा, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक छोटा सा पार्ट और भी है जो मोमेंटम से रिलेटेड है। तो पहले हम मोमेंटम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसमें बताया जाता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा हो तो बदले में जो सेकंड ऑब्जेक्ट होता है वो भी फर्स्ट पर फोर्स अप्लाई करता है, और ये जो दोनों फोर्सेस होती हैं, फर्स्ट की सेकंड ऑब्जेक्ट पर और सेकंड की फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर, इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल बराबर होते हैं, बस डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। एक को हम एक्शन कहते हैं और एक को हम रिएक्शन कहते हैं। ये होता है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सही ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि व्हेन फर्स्ट बॉडी exerts force on second body, अगर हमारे पास दो बॉडीज हों जिसमें से फर्स्ट ऑब्जेक्ट दूसरे पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हो, तो पहली दफा में जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसको हम एक्शन कहते हैं। यानी कि फर्स्ट बॉडी की फोर्स सेकंड बॉडी पर इज कॉल्ड एक्शन। हम एक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। व्हेन फर्स्ट बॉडी exerts फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, देन द सेकंड बॉडी also exerts the force on the first body on the first body, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन, है ना। तो फिर जो सेकंड बॉडी होती है वो भी फर्स्ट बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, बट इन ओपोजिट डायरेक्शन, बट इन ओपोजिट डायरेक्शन। ये इसकी स्टेटमेंट है। पहले ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना, तो फिर बदले में सेकंड ऑब्जेक्ट का भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना। ये जो दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही हैं, इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, बस दोनों की डायरेक्शंस रिवर्स होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। एक को हम एक्शन कहते हैं और दूसरे को हम रिएक्शन कहते हैं। तो इसका दूसरा जो तरीका होता है लिखने का वो इस तरीके से होता है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है ना, और ज्यादातर हम स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो इसको इस तरीके से याद करते हैं। फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट्स हैं। ये थोड़ी डिटेल में लिखी हुई है। इसमें इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें बताया जा रहा है कि एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है। एक्शन वो फोर्स होती है जो कि फर्स्ट बॉडी सेकंड पे अप्लाई करती है, और रिएक्शन वो फोर्स होती है जो कि सेकंड बॉडी फर्स्ट पर अप्लाई करती है। एक्शन भी फोर्स होती है, रिएक्शन भी फोर्स होती है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स एग्जैक्टली सेम होंगे, बस दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ठीक है ना। और इस बात को हम, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसको बस हम इस तरीके से लिखते हैं। दो फोर्सेज हैं, एक होती है एफ एक्शन और दूसरी होती है एफ रिएक्शन। ये दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं,
बस फर्क ये होता है कि दोनों क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो इधर हम लगा देते हैं नेगेटिव साइन। इक्वल ये शो कर रहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगे, और नेगेटिव ये शो कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास एक्शन रिएक्शन वाले की। जैसे हम जो जमीन पर चलते हैं, हमारा जमीन पर वॉक करना ये पॉसिबल होता है एक्शन रिएक्शन की वजह से। जब हम चल रहे होते हैं तो हम अपने पाँव से फोर्स अप्लाई करते हैं जमीन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसी तरीके से जो जमीन है फिर वो हम पर फोर्स अप्लाई करती है रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वजह से हम आगे की तरफ जा, मतलब हम अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं और जमीन हमें आगे की तरफ पुश कर रही है। तो हमारा एक्शन जमीन पर और जमीन का रिएक्शन हम पर, जिसकी वजह से हमारा वॉक करना पॉसिबल होता है। या स्विमिंग, जो स्विमिंग होती है वो भी एक्शन और रिएक्शन की वजह से ही पॉसिबल होती है। जो स्विमर्स होते हैं जब वो पानी में होते हैं तो वो अपने हाथ से बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं, पानी पर पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो पानी होता है वो उस स्विमर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से स्विमर आगे की तरफ जा रहा होता है। तो स्विमिंग भी पॉसिबल होती है एक्शन और रिएक्शन की वजह से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स होती हैं एक्शन और रिएक्शन की। तो इट इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन, कि जब भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो वो सिंगल फोर्स नहीं होती। यानी कि इस लॉ से हमें ये भी पता चलता है कि अकेली फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, फोर्स हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होती हैं, फोर्सेस हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होती हैं। जब भी फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उसका रिएक्शन लाजमी आता है। तो हमेशा ये एक्शन और रिएक्शन की पेयर्स में होते हैं, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकती। मतलब ऐसा हो कि एक ऑब्जेक्ट ने फोर्स अप्लाई कर दी दूसरे पर और बदले में दूसरी फोर्स कभी भी नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में आएगा, वन इज एक्शन एंड द अदर इज रिएक्शन। और एक बात याद रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो कभी भी सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करते। सेम बॉडी पर कैसे एक्ट करेंगे? जाहिर सी बात है, जैसे हम अगर चल रहे हैं तो हम एक्शन कर रहे हैं जमीन पर, हमारी फोर्स है जमीन पर, और जो जमीन रिएक्शन कर रहा है वो हम पर कर रहा है। तो हम पर रिएक्शन हो रहा है और जमीन पर एक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करते, ये हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। फर्स्ट बॉडी का एक्शन होता है सेकंड पर, यानी कि जो सेकंड बॉडी होती है वो एक्सपीरियंस करती है एक्शन, और जो फर्स्ट बॉडी होती है वो एक्सपीरियंस कर रही होती है रिएक्शन, ठीक है ना। सो एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, इसको ध्यान में रखिएगा। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो बॉल्स मूव करती हुई आ रही हो एक दूसरे की तरफ, ये एक बॉल है और ये दूसरी बॉल है, ठीक है, और ये मूव करती हुई आ रही है इस तरफ और ये भी मूव करती हुई आ रही है इस तरफ। या फॉर एग्जाम्पल ये मूव नहीं कर रही, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल ये एक रुका हुआ है और एक ये मूव करता हुआ आ रहा है, और आपको पता है जब ये मूव करता हुआ आएगा तो ये इसको आके हिट करेगा, तो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? ये वाला इसके ऊपर आके फोर्स अप्लाई करेगा, और जब ये इसको आके हिट करेगा, ये देखें, ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकंड बॉडी, ठीक है, ये आके इसने इसको हिट किया। तो जब ये आके इसको हिट करेगा तो इसकी फोर्स होगी इस पर, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर रिएक्शन करेगा ये वाला इस पर, इस डायरेक्शन में। तो ये एक्शन है और ये वाला रिएक्शन है। दोनों के मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल बराबर होंगे। जितनी फोर्स ये वाला इस पर एग्जर्ट करेगा, एग्जैक्टली यही वाला ऑब्जेक्ट इस पर भी सेम फोर्स एग्जर्ट करेगा, लेकिन बस ये क्या है, डायरेक्शन रिवर्स होती है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है ना। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। जो फर्स्ट लॉ होता है उसमें हम इनर्शिया के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो सेकंड लॉ होता है उसमें हम एक्सेलरेशन के बारे में
डिस्कस करते हैं यानी कि पढ़ते हैं, और जो थर्ड लॉ होता है उसके अंदर हम एक्शन और रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ में और थर्ड लॉ में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं होती, जबकि जो सेकंड लॉ होता है इसमें हमारे पास इक्वेशन होती है, बकायदा फोर्स का फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू एम ए। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो आप बोलेंगे F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि मास का और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम फोर्स कहते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना? ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो लेक्चर में डिस्कस किया, एक तो हमने जो है वो ग्राफ्स को डिस्कस किया। ग्राफ्स भी हमने दो किस्म के डिस्कस किए, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस किया। तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को डिस्कस किया गया, और फिर हमने तीन लॉज को डिस्कस किया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इस तरीके से आज हमने ओवरऑल चार टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलें, अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज।